एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पढ़ेंगे, देखते हैं कि क्यों है ये रेलेवेंट, नए बिल आने से क्या चेंजेस हुए हैं, और पहले रूल क्या था, सर्टिफिकेट का क्या प्रॉब्लम था, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो व्हाई इज़ इट रेलेवेंट. अगर हम देखें कि AI आ गया है आज की डेट में, और CCTV, ईमेल, वीडियो, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं है जो ट्रायल में यूज़ नहीं होता है. तो अगर हमें उसकी एडमिसिबिलिटी देखनी है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या वो एज अ पीस ऑफ एविडेंस यूज़ हो सकता है. और अगर हो सकता है तो ऐसे तो कोई भी बंदा यू नो राइट, अगर हम फोटो कॉपी भी निकालते हैं तो अगर एक सेंटेंस पे एक ब्लैंक पेपर रख दे और उसकी फ़ोटो कॉपी निकाल दे तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो स्पेस खाली है. तो दिस इज़ अ स्टैब्लिश्ड फैक्ट कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकते हैं. इसीलिए ऐसे ही तो हम कर नहीं देंगे. तो बात निकली कि भाई एक सर्टिफिकेट देना चाहिए. वो सर्टिफिकेट देगा बंदा जिसके पास वो डिवाइस है, जिसने वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करी है, उसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी लेते हुए, राइट. तो ये एक प्रोसीजर अभी चला आ रहा था जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 65A और B के ऐड होने के बाद यूज़ किया जाता है. ये अकेडमिक के लिए भी बहुत रेलेवेंट है. क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाला कॉन्सेप्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड है. क्यों? क्योंकि उसमें जो वर्ड्स हैं, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, प्रोवाइजो, दिस दैट, वो हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के कोर में लेकर जाता है. ठीक है, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन हो गया, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन हो गया, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी. तो लेट्स सी. और ये जो भारतीय साक्ष्य ये संहिता आई है 20, दिस इज संहिता नॉट अधिनियम, क्योंकि अभी तक एक्ट बना नहीं है. तो ये क्यों इस लॉ को, ये जो अर्जुन पंडितराव कोटकर वाली डिबेट हुई थी उसके बाद जो लॉ क्लैरिफाई हुआ था उसको ठीक किया है कि और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया है. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू सी. सो एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का क्या मतलब है, व्हाट इज़ एडमिसिबिलिटी. तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी में डिफरेंस है. ठीक है, एडमिसिबिलिटी का क्या मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसकी जेन्युइननेस को हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में जो लिखा हुआ है उसकी जेन्युइननेस को हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं. what do I mean by this? For example, I have a written chat. ठीक है, आपके और मेरे बीच में कॉन्वर्सेशन हुई, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये बताएगा कि हाँ ये चैट इन दोनों के बीच की है, या ये इन दोनों का कॉन्वर्सेशन है. बट उस कॉन्वर्सेशन, जैसे मैंने बोला कि यू आर अ थीफ, राइट, या मैंने आपको डिफेम किया कि अरे यू आर अ लायर, तो ये प्रूव करता है कि मैंने आपके बारे में कुछ बोला, बट ये प्रूव नहीं करता कि यू आर अ लायर, जस्ट एज सिंपल एज दैट. तो एंड वी नो दिस कि प्रूफ ऑफ कंटेंट इज नॉट इक्विवेलेंट टू प्रूफ ऑफ वेरासिटी ऑफ द कंटेंट. अरे भाई, हम तो सिर्फ कंटेंट प्रूव कर रहे हैं ना. और इसका आपको एग्जाम्पल देखने मिलेगा जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, है ना. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मतलब किसी रैंडम थर्ड पर्सन को दिया हुआ कन्फेशन. जुडिशियल कन्फेशन मतलब 164 CRPC में जो कन्फेशन होता है. तो क्या उन दोनों की किसी की एक की एविडेंशियरी वैल्यू ज़्यादा है दूसरे से? नहीं. बस ये है कि 164 को प्रूव करना आसान हो जाता है. क्यों? क्योंकि 86 इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन लग जाता है, और ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि भाई जो भी मेथड्स हैं 164 में, जैसे कि वॉलंटरीनेस और बाकी सारी चीज़ें, अक्यूज्ड को बताना कि भाई ये जो तू कन्फेशन दे रहा है तेरे अगेंस्ट जा सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चीज़ें कंप्लाई करी गई हैं. ठीक है, और ऐसा कोई प्रिजम्पशन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते, इसलिए जुडिशियल कन्फेशन को प्रूव करना आसान हो जाता है. अच्छा, नथिंग और नॉट विथ स्टैंडिंग, जब हम समझेंगे कि क्यों ये नॉट विथ स्टैंडिंग से. भाई जनरल रूल है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट का जनरल रूल है कि प्राइमरी इज़ ऑलवेज बेटर देन सेकेंडरी. तो अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर का प्राइमरी क्या होगा, कंप्यूटर इटसेल्फ, या फिर कंप्यूटर की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो क्या होगी, बाइनरी, 0-1 पे काम करता है ये. तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे? तो दैट मीन्स इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट प्राइमरी इज़ बेटर देन सेकेंडरी, है ना. एंड डिस्पाइट हैविंग प्राइमरी वी आर प्रेफरिंग सेकेंडरी, क्योंकि भाई हमने देखा है कि आप सेकेंडरी दे सकते हो, अगर प्राइमरी किसी कंडीशन के कारण तुम नहीं दे सकते. बट ये तो उसके भी एक्सेप्शन है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई सेक्शन 65B स्टार्ट्स विद द नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज. नॉट विथ स्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या लिखा हुआ है, वी आर गोइंग टू प्रिवेल. आपने 482 CRPC भी पढ़ा होगा कि 482 में
से नथिंग से स्टार्ट होता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू अफेक्ट और लिमिट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट. व्हाई? बिकॉज इट इज़ नॉट ओवर राइडिंग. ठीक है, इट डज नॉट हैव एन ओवर राइडिंग इफेक्ट. वो क्या बोल रहा है भाई, कुछ इन्नेट या इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट के जो तब लाइट में आएंगी जब सीआरपीसी या जो दूसरे प्रोविज़न है वो काम नहीं करेंगे, या जब इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में के लिए ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तब वो आएंगे. इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर विद द हाई कोर्ट्स. कन्फर नहीं करी गई हैं पावर्स, वो हमेशा से हाई कोर्ट्स के पास रही है, बट वो बस जागृत तब होंगी जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब ये वन ऑफ द मोस्ट कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ ये है, क्या कहते हैं, कोर्ट कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. क्या बोलता है? अब अभी अगर आपको पता होगा कि ये जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ठीक है, अगर अभी ये अर्जुन पंडित राव कोटकर में ये डिबेट चल रही थी कि भाई सर्टिफिकेट लाएंगे तो लाएगा कौन, और मान लो कि जिस बंदे के पास से हमने ये डिवाइस ली है और वही कल्प्रिट है, तो उससे हम कैसे डिवाइस मांगेंगे. तो कोर्ट ने बोला भाई इतनी सारी पावर्स हैं कोर्ट के पास, 165 इंडियन एविडेंस एक्ट है, फिर आपका 91 सीआरपीसी, आप डॉक्यूमेंट मंगाओ, और फिर कोर्ट के सामान को कौन मना करेगा. तो ये कुछ पावर्स है जो कोर्ट के पास रहती है. अब टू पुट इट सिंपल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है ना, वो 3 स्टेजेस से होके गुजरता है. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, रेलेवेंसी, वो रेलेवेंट होगा अगर 136 में, फिर वो एडमिसिबल होगा, और फिर अगर उसके रिकॉर्ड की जेन्युइननेस पे क्वेश्चन है तो 22A में हम ये देखते हैं. ठीक है, हमने देखा. अब ये देखो डायरेक्टली 65B पे आते हैं. 65A क्या 65B को ही एक्सप्लेन करता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जो कंटेंट है वो हम 65B के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन. अगर आप देख रहे हो, नॉट विथ स्टैंडिंग anything contained in this act, any information contained in electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer output shall be deemed to be also a document if the conditions mentioned in the section are satisfied. अब समझिए, notwithstanding मतलब जनरल रूल को हम फॉलो नहीं कर रहे. जनरल रूल बोलता है प्राइमरी इज बेटर देन सेकेंडरी, बट नो, फॉर दिस पर्पस हम सेकेंडरी फॉलो करेंगे. और क्यों भाई ऐसे क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज दिस इज अ स्पेशल प्रोविजन, एंड वी नो दैट देयर इज अ मैक्सिम विच सेज स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल्स ओवर जनरल प्रोविजन. दिस इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. ठीक है, एनी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. अब आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहीं पर डिफाइंड नहीं था इंडियन एविडेंस एक्ट में. ठीक है, उसके लिए 2 क्लॉज T पढ़ना पड़ता था IT एक्ट का. तो पर अब जो बिल आया है ना, उसमें उसको डिफाइन किया गया है. और ये देखो, इसमें लिखा हुआ है स्टोर्ड और कॉपीड इन ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया. अब ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया की ही बात करिए भाई. जो सेमीकंडक्टर्स हैं या जो आपकी पेन ड्राइव है, उनको तो आपने बात ही नहीं करी. हाँ, ये बात अलग है कि उसको थोड़ा पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देने के लिए कोर्ट्स ने हमेशा पेन ड्राइव को एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना गया है, मान लिया गया है, बट 65B के अंडर तो ये बात नहीं बोली गई है. तो ये भी एक प्रॉब्लम थी. तो ठीक है, नया बिल आया, उसमें उन्होंने थोड़ी एक्सपेंसिव डेफिनेशन दे दी है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बट हम देखेंगे कि क्या लिमिटेशन भी है. ठीक है, और इसमें लिखा है कि इट शैल बी डीम्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट. तो आज का जो लेक्चर है ना, वो दैट इज टिल्टेड मोर टुवर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. यहाँ पे इन्होंने डीम्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट लिखा है. क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट है नहीं. आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो डॉक्यूमेंट थोड़ी. डॉक्यूमेंट तो क्या है, क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में कि एनी सब्सटेंस विच इज़ प्रिंटेड, और जो भी चीज़ें हैं इट इज़ ऑन अ सब्सटेंस. ठीक है, तो भाई पेपर हुआ ना, पेपर में जो लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है. इलेक्ट्रॉनिक पेन ड्राइव को आप कैसे डॉक्यूमेंट मान लोगे, या उसमें जो स्टोर्ड है वो कैसे डॉक्यूमेंट मान लोगे? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट रियल में नहीं है, इसलिए लॉ ने एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया और एक डीमिंग प्रोविजन लिखा गया है कि जो भी लिखा है एक्ट में उससे हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में रिकॉर्डेड है तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट. इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट, बट द लॉ इज क्रिएटिंग अ फिक्शन एंड डीमिंग इट टू बी अ डॉक्यूमेंट. और कब? व्हेन द कंडीशंस आर फुलफिल्ड. और कंडीशंस कौन सी है? इस बहुत सारी कंडीशंस है, जिसमें एक जो है वो 65B है, जो कि बोलता है कि सर्टिफिकेट देना चाहिए. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की बात करी गई है यहाँ पे, और बोला गया है कि इट विल बी डीम्ड ओनली एंड ओनली व्हेन द कंडीशंस आर फुलफिल्ड. अब पूरे ये जो चक्कर है ना, ये जो केस लॉ के,
इतने सारे केस आए, नवजोत सिद्धू 2005 से लेके अर्जुन पंडित राव खोटकर 2020 तक, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, मतलब जो वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग है ना, उस पर डिबेट चल रही है। ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। विल डिस्कस कि व्हाट वर द थिंग्स दैट वर बीइंग डिस्कस्ड इन दीज केसेस, और कैसे ये एक सिंगल वर्ड जो नॉट विद स्टैंडिंग है उसने पूरा गेम इसका स्टार्ट किया, एंड हाउ इज़ इट गेटिंग एंडेड, और फिर ये जो नया बिल आया है उसमें क्या चेंजेस आए, और हाउ इज़ इट सपोर्टिंग द डिसीजन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एडजुडिकेटेड बाय द कोर्ट, और क्या उसमें कोई हेल्प हुई है या नहीं।